नमस्कार, दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आंचल। आज इस बुलेटिन में बात होगी राहुल गांधी की दहाड़ की, झारखंड में तेज होते युवाओं के आंदोलन की, देखेंगे मोदी सरकार को विपक्ष के नेता ने दिया क्या अल्टीमेटम, परिसीमन पर कैसे गरमाई सियासत, जानेंगे कैसे विपक्ष के दबाव में आए अमित शाह, और बुलेटिन के आखिर में देखेंगे सीएम सम्राट पर क्यों भड़के जेडीयू के पूर्व विधायक। मरवाइया देगा सम्राट चौधरी हमको। लेकिन दिन भर की तमाम बड़ी खबरों से पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। मोदी सरकार की नीतियों पर कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे का बड़ा हमला, कहा भारत का पूरा एजुकेशन और एम्प्लॉयमेंट सिस्टम तबाह, डिग्री तो है मगर हाथ में हुनर नहीं। मोदी जी ट्रंप की हर बात मानते हैं, फिर भी भारत के खिलाफ फैसले, पीएम मोदी पर आप संयोजक अरविंद केजरीवाल का तीखा प्रहार। अमेरिका में भारत पर 100% टैरिफ वाला बिल सी रेट से हुआ पास। टीएमसी महासचिव अभिषेक बनर्जी फिर पहुंचे सुप्रीम कोर्ट, आंखों के इलाज के लिए मांगी विदेश यात्रा की इजाजत, कलकत्ता हाईकोर्ट ने नहीं दी थी इजाजत। जरूरत से ज्यादा उत्साह दिखा रही पुलिस, मस्जिदों से लाउडस्पीकर हटाए जाने के मुद्दे पर सीएम शुभेंदु से मिले टीएमसी सांसद, बंगाल में जानबूझकर एक समुदाय को निशाना बनाने का लगाया आरोप। और आरएसएस पर कर्नाटक के गृह मंत्री प्रियंक खड़गे का बड़ा बयान, कानूनी दायरे में रहते हुए संघ के खिलाफ होगी कार्रवाई, संगठन और उसके 100 साल का इतिहास खंगाल रही सरकार। ये तो थी सुर्खियां, अब बात आज की सबसे बड़ी खबर की। लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी लगातार मोदी सरकार की मुश्किलें बढ़ाते नजर आ रही हैं। खास तौर पर युवाओं के मुद्दे को लेकर सरकार बुरी तरह घिर गई है और अब राहुल गांधी ने युवाओं के साथ एक बार फिर संवाद किया। प्रयागराज में छात्रों की गूंज कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में छात्र शामिल हुए। तो कैसे राहुल के कार्यक्रम ने बढ़ाई बीजेपी की बेचैनी, जानने के लिए देखिए ये रिपोर्ट। जंतर मंतर पर युवाओं के आंदोलन के बाद से मोदी सरकार की नींद उड़ी हुई है। युवाओं में बढ़ते आक्रोश को लेकर पहले से ही सरकार बेचैन नजर आ रही है और अब लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी उनकी इस बेचैनी को बढ़ाते दिखाई दे रहे हैं। 36 दिन के आंदोलन में जहां मोदी सरकार ने युवाओं से कोई बात नहीं की, वहीं अब राहुल गांधी लगातार युवाओं के बीच पहुंच रहे हैं और अब उन्होंने प्रयागराज जाकर एक बड़े मंच से युवाओं के साथ संवाद किया है। प्रयागराज के केपी ग्राउंड में कांग्रेस ने छात्रों की गूंज कार्यक्रम का आयोजन किया। एक बड़ा सा मंच, एलईडी स्क्रीन, साउंड सिस्टम और वाटरप्रूफ टेंट के साथ राहुल गांधी के आगमन की तैयारियां की गई। इसकी एक झलक कांग्रेस ने अपने सोशल मीडिया पर भी शेयर की है। मंच पर लगे पोस्टरों में कहीं छात्रों की गूंज लिखा है तो कहीं जॉब दो या इस्तीफा। इस दौरान राहुल गांधी ने युवाओं से संवाद किया, जहां उन्होंने प्रयागराज यूनिवर्सिटी की फीस में बढ़ोतरी, पेपर लीक, भर्तियां रुकना, बढ़ती बेरोजगारी जैसे मुद्दों पर बात की। उनके इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य ही देश के एजुकेशन सिस्टम को बदलना और बेरोजगारी का चक्रव्यूह तोड़ना है। इस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में युवा शामिल भी हुए। दावा तो ये किया जा रहा है कि लगभग 2.5 लाख युवाओं ने छात्रों की गूंज में शिरकत की। यानी इस कार्यक्रम में बाधा डालने की बीजेपी की सारी कोशिशों पर पानी फिर गया। बताया जा रहा है कि कार्यक्रम से पहले छात्रों को हॉस्टल में रोकने की कोशिशें की गई ताकि वो इसमें शामिल ना हो, जिसके बाद यूपी कांग्रेस के उपाध्यक्ष विश्वजीत सिंह समेत तमाम कांग्रेस नेता हर गली, हॉस्टल और चौराहों पर निगरानी में लग गए ताकि प्रशासन छात्रों को परेशान न कर सके। इसके अलावा सड़कों से राहुल गांधी के पोस्टर तक हटाने और उन्हें ढकने की कोशिशें की गई। इंडियन यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष उदय भानु चिब ने इसका एक वीडियो भी शेयर किया है। तो कांग्रेस ने बीजेपी के हर दाव को फेल कर दिया है। बीजेपी के इस रवैये पर कांग्रेस सांसद पवन खेड़ा ने तीखा हमला बोला है। उन्होंने एक्स पर पोस्ट किया कि भाजपा एंटी स्टूडेंट, एंटी यूथ, एंटी इंडिया है। इन्होंने पहले वेन्यू की परमिशन कैंसिल करके राहुल जी के प्रोग्राम को रोकने की कोशिश की, फिर समझ गए कि इनकी ऐसी बचकानी हरकतों से राहुल रुकने वाले नहीं हैं, तो परमिशन वापस बहाल कर दी। लेकिन आज कार्यक्रम के दिन मैदान में मल जल सीवेज वाटर छोड़कर एक और नया हथकंडा अपना रहे हैं। बच्चों पर आंसू गैस, पेलेट्स और AK-47 चलाकर भी इनका मन नहीं भरा, इसलिए आज बच्चों को सताने और उनकी जान से खिलवाड़ करने का एक नया पैंतरा लेकर आए हैं। लेकिन युवा न डरेगा, न रुकेगा, न झुकेगा। राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी उनके साथ है। कांग्रेस नेताओं ने न सिर्फ बीजेपी के सारे हथकंडों को फेल कर दिया, बल्कि युवाओं के बीच इस बात का भी भरोसा दिया कि पार्टी उनके साथ है।
कांग्रेस और राहुल गांधी को लेकर युवाओं के मन में बढ़ते इस भरोसे ने मोदी सरकार की मुश्किलें और बढ़ा दी हैं। राहुल गांधी लगातार छात्रों की आवाज उठा रही है। कांग्रेस ने साफ कर दिया है कि चाहे कोई भी सरकार हो, लेकिन पार्टी छात्रों के साथ खड़ी रहेगी और झारखंड में भी कांग्रेस का यही रुख है। रांची में जेपीएससी और जेएसएससी भर्ती परीक्षाओं में गड़बड़ी के आरोपों को लेकर छात्र आंदोलन कर रहे हैं। इस बीच सरकार और छात्रों के बीच दूसरे दौर की वार्ता हुई है। तो क्या क्या हुआ इस दौरान, जानेंगे इस रिपोर्ट में। रांची का जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम, जहां पिछले 15 दिनों से छात्रों की आवाज लगातार गूंज रही है। हाथों में पोस्टर हैं, जुबान पर अपनी मांगे हैं और सरकार से जवाब मांगने का सिलसिला जारी है। छात्र अपनी मांगों को लेकर अनशन पर बैठे हुए हैं। इसी बीच आज यानी 8 अगस्त को सरकार और छात्रों के प्रतिनिधिमंडल के बीच दूसरे दौर की बातचीत हुई। बैठक में कई मुद्दों पर चर्चा हुई, लेकिन छात्रों की प्रमुख मांगों पर अभी अंतिम फैसला नहीं हो सका। बातचीत खत्म होने के बाद छात्रों ने साफ कर दिया कि उनका सत्याग्रह आंदोलन फिलहाल जारी रहेगा। तो वहीं मंत्री सुधीर कुमार सोनू ने एक वेबसाइट का जिक्र करते हुए कहा कि सरकार अलग अलग छात्र संगठनों और पक्षों से बातचीत करेगी। एक ईमेल आईडी भी जारी की जा रही है, जिस पर छात्र, आम लोग और दूसरे स्टेक होल्डर अपने सुझाव भेज सकते हैं। सरकार इन सुझावों के आधार पर सामूहिक निर्णय लेने पर विचार करेगी। जैसे आप जानते हैं कि जेपीएससी और जेएसएससी भर्ती परीक्षाओं में गड़बड़ी के आरोपों को लेकर शुरू हुआ यह आंदोलन अब बड़ा रूप ले चुका है। छात्रों का कहना है कि भर्ती परीक्षाओं की पारदर्शिता पर सवाल खड़े हुए हैं और इसी वजह से वो जेपीएससी सिविल सेवा परीक्षा को रद्द करने और पूरे मामले की निष्पक्ष जांच की मांग कर रहे हैं। अपनी मांग सरकार तक पहुंचाने के लिए 6 छात्र भूख हड़ताल पर भी बैठे हैं, जिनकी तबीयत अब बिगड़ती जा रही है। आपको याद होगा, इससे पहले 7 अगस्त को भी सरकार और छात्रों के बीच बातचीत हुई थी, लेकिन सहमति नहीं बन पाई थी। अब दूसरे दौर की वार्ता के बाद सवाल यही है कि सरकार छात्रों की मांगों पर क्या फैसला लेती है। अभी मामला सुप्रीम कोर्ट भी पहुंच चुका है। ऐसे में नजरें अब सरकार और सुप्रीम कोर्ट दोनों पर टिकी हुई हैं। वहीं नजरें महिला आरक्षण बिल पर भी लगी हुई हैं। विपक्ष सरकार पर दबाव बना रहा है कि इसे तत्काल लागू किया जाए। राहुल गांधी ने इसे लेकर मोदी सरकार पर तीखा हमला बोला है। देखिए रिपोर्ट। मोदी सरकार इस वक्त बुरी तरह घिरी हुई है। लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी ने युवाओं से लेकर महिलाओं तक जनता से जुड़े तमाम मुद्दों को लेकर सरकार के खिलाफ मोर्चा खोला हुआ है और अब महिला आरक्षण बिल को लेकर भी उन्होंने सरकार को खरी खरी सुना दी। राहुल ने संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू पर निशाना साधते हुए कहा कि रिजिजू जी, संसदीय कार्य मंत्री होने के नाते आपसे बेहतर ये कौन जानता होगा कि महिला आरक्षण विधेयक 2023 में ही सर्वसम्मति से पारित हो चुका है, कांग्रेस के पूर्ण समर्थन के साथ। सवाल यह है कि 3 साल बाद भी वो लागू क्यों नहीं हुआ और अब आप उसे परिसीमन से बेवजह क्यों जोड़ना चाहते हैं। 2023 का कानून लागू कीजिए बिना किसी शर्त के। तो यहाँ राहुल गांधी ने मोदी सरकार को साफ कह दिया है कि वो 2023 का कानून लागू करे। दरअसल महिलाओं के मुद्दे को लेकर सोशल मीडिया पर राहुल गांधी और किरेन रिजिजू के बीच बहस सी छिड़ी हुई है। राहुल का यह बयान रिजिजू की उस ट्वीट के जवाब में आया है जिसमें उन्होंने राहुल गांधी की एक वीडियो शेयर करते हुए कहा था कि ये कांग्रेस पार्टी की तरफ से एक सकारात्मक संदेश लगता है। महिलाओं के प्रति राहुल गांधी जी की सोच में साफ बदलाव दिख रहा है। अब मुझे उम्मीद है कि कांग्रेस पार्टी महिला आरक्षण विधेयक का बिना किसी शर्त के समर्थन करेगी। यहाँ रिजिजू जिस वीडियो की बात कर रहे हैं उसमें राहुल गांधी ये कह रहे हैं, The energy of India's women is trapped, is not allowed to express itself. राहुल गांधी का कहना है कि भारत की महिलाओं की ऊर्जा दबी हुई है, उन्हें खुद को जाहिर करने की इजाजत नहीं है, उन्हें कल्पना करने की भी आजादी नहीं है। मेरे हिसाब से महिलाओं की अभिव्यक्ति के बिना हमारा देश अधूरा और अविकसित है। आप जानते हैं कि संसद के पिछले सत्र में ही मोदी सरकार महिला आरक्षण बिल को लागू करने का दावा कर रही थी, लेकिन जिस तरह महिला आरक्षण बिल की चादर में लपेटकर परिसीमन विधेयक पेश किया गया, उसके बाद विपक्ष ने सरकार का दांव फेल ही कर दिया। उसकी तरफ से तब भी कहा गया कि महिला आरक्षण बिल तो 2023 में ही पास हो चुका है, फिर सरकार उसे लागू क्यों नहीं कर रही। और अब एक बार फिर राहुल ने सरकार को कड़े शब्दों में ये मैसेज दिया है। ऐसे में देखना ये होगा कि क्या इस बार सरकार विपक्ष की मांग मानेगी। महिला आरक्षण बिल को लेकर सियासत गरमाई हुई है तो परिसीमन बिल की चर्चा भी तेज हो गई है। सरकार मानसून सत्र के बाद संसद का विशेष सत्र बुलाने पर विचार कर रही है, लेकिन दक्षिण के राज्यों में इस मुद्दे को लेकर विरोध बढ़ रहा है। तमिलनाडु में टीवीके की बुलाई गई ऑल पार्टी सांसद बैठक में डीएमके और एआईएडीएमके को छोड़कर अधिकांश दल के सांसद शामिल हुए। देखिए रिपोर्ट। परिसीमन बिल को लेकर देश की सियासत में एक बार फिर हलचल तेज हो गई है और इस बार तमिलनाडु से जो तस्वीरें सामने आई उसने राजनीतिक टकराव को साफ कर दिया।
खबर है कि सरकार मानसून सत्र के बाद अगस्त के मध्य में संसद का विशेष सत्र बुलाने पर विचार कर रही है। माना जा रहा है कि इस दौरान परिसीमन बिल को पेश किया जाएगा, लेकिन मोदी सरकार की ये कोशिश भी कामयाब हो पाएगी, इस पर सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि विपक्ष ने अभी से ही मोदी सरकार को हराने की तैयारी कर ली है। इसी कड़ी में 8 अगस्त को तमिलनाडु में सत्ताधारी पार्टी टीवीके ने परिसीमन बिल पर चर्चा के लिए ऑल पार्टी सांसद बैठक बुलाई, जिसके बाद साफ हो गया कि मोदी सरकार अगर परिसीमन बिल संसद में लाती है तो एक बार फिर वो फेल हो जाएगी, क्योंकि सीएम विजय की तरफ से बुलाई गई इस बैठक में डीएमके और एआईएडीएमके ने जरूर दूरी बनाई, लेकिन तमिलनाडु की अधिकांश पार्टियां इसमें शामिल हुई। डीएमके ने भी साफ कर दिया कि परिसीमन के मुद्दे पर उसका रुख पहले से तय है। पार्टी की ओर से एमके कनिमोझी ने सवाल उठाया कि जब पहले ही सर्वदलीय बैठकों में प्रस्ताव पारित हो चुके हैं और सभी दल अपना रुख स्पष्ट कर चुके हैं, तो फिर दोबारा बैठक बुलाने की जरूरत क्या है? क्या सरकार चाहती है कि राजनीतिक दल अपना पुराना फैसला बदल दे? दरअसल परिसीमन का मुद्दा दक्षिणी राज्यों के लिए बेहद संवेदनशील है। पहले भी दक्षिण के कई दल इसके संभावित असर को लेकर चिंता जता चुके हैं। ऐसे में अब टीवीके की बैठक का डीएमके और एआईएडीएमके का बहिष्कार बताता है कि परिसीमन पर राजनीतिक टकराव अभी खत्म नहीं हुआ, बल्कि आने वाले दिनों में और तेज हो सकता है। परिसीमन बिल को लेकर विपक्ष का विरोध तेज होता जा रहा है, तो संसद में विपक्ष और सरकार के बीच टकराव बढ़ता जा रहा है। विपक्ष 20 जुलाई को छात्रों पर हुई कार्रवाई को लेकर प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री अमित शाह से सदन में आकर जवाब देने की मांग कर रहा है, और अब खबर है कि अमित शाह 10 अगस्त को सदन में आ सकते हैं, लेकिन शाह के आने से पहले विपक्ष ने भी अपनी रणनीति तैयार कर ली है। देखिए रिपोर्ट। संसद के मानसून सत्र की शुरुआत से ही विपक्ष लगातार सरकार पर दबाव बनाने की कोशिश कर रहा है। विपक्ष की मांग है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह सदन में आएं और 20 जुलाई को छात्रों के प्रदर्शन के दौरान हुई कार्रवाई को लेकर जवाब दें। लेकिन अब तक मोदी और शाह एक बार भी सदन में नहीं आए, और अब जब मानसून सत्र खत्म होने में सिर्फ 4 दिन बचे हैं, तो अमित शाह विपक्ष के दबाव में नजर आ रहे हैं। खबर है कि वो 10 अगस्त को सदन में आ सकते हैं। इस दौरान शाह फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन अमेंडमेंट बिल यानी FCRA अमेंडमेंट बिल 2026 पेश कर सकते हैं। इसी संभावना को देखते हुए विपक्ष ने भी अपनी तैयारी तेज कर दी है। विपक्ष ने ये पक्का करने के लिए पहला कदम उठाया है कि उसके सभी सदस्य सदन में मौजूद रहें, ताकि सदन में संख्या बल का प्रदर्शन किया जा सके। कांग्रेस ने 3 लाइन का व्हिप जारी कर अपने सभी सांसदों को 10, 11 और 12 अगस्त को लोकसभा में मौजूद रहने का निर्देश भी दिया। यानी अमित शाह के सदन में पहुंचने से पहले ही विपक्ष ने संख्या बल मजबूत करने और सरकार को घेरने की तैयारी कर ली है। जैसे आप जानते हैं कि विपक्ष ये भी सवाल उठा रहा है कि आखिर छात्रों पर लाठीचार्ज का आदेश किसने दिया? प्रदर्शन कर रहे छात्रों पर कथित तौर पर गोलियां चलाने की नौबत क्यों आई? इस पूरी कार्रवाई की जिम्मेदारी आखिर किसकी है? इन्हीं सवालों को लेकर विपक्ष सदन में चर्चा की मांग भी कर रहा है। खैर, अब देखना ये होगा कि 10 अगस्त को संसद के अंदर से क्या तस्वीर सामने आती है। संसद में पुलिस कार्रवाई का मुद्दा लगातार उठ रहा है। अमित शाह से जवाब मांगा जा रहा है, तो संसद में बागी सांसदों का मुद्दा भी बार बार गूंज रहा है। बागी सांसदों को लेकर मोदी सरकार के रुख पर विपक्ष सवाल उठा रहा है, और अब जिस तरह पीएम मोदी ने इन सांसदों के साथ नाश्ता बैठक की, उसके बाद इसे लेकर बहस तेज हो गई है। शिवसेना यूबीटी प्रमुख उद्धव ठाकरे ने पीएम मोदी को घेर लिया है। तो क्या है ये पूरी खबर, जानेंगे इस रिपोर्ट में। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी से लेकर महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे की पार्टी शिवसेना यूबीटी तक हाल के दिनों में इन विपक्षी दलों में बड़ी टूट देखी गई, जिसे लेकर बीजेपी विपक्ष के निशाने पर बनी हुई है। विपक्ष जहां इन बागी सांसदों की सदस्यता खारिज करने की मांग कर रहा है, वहीं पीएम मोदी इनके साथ बैठकें कर रहे हैं, जिस पर अब विपक्ष का गुस्सा फूट पड़ा और पीएम मोदी की बैठक पर सवाल खड़े कर दिए हैं। उद्धव ठाकरे ने पीएम मोदी की बागियों के साथ हुई नाश्ता बैठक पर कड़ी नाराजगी जाहिर की। मातोश्री में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में उद्धव ने पूछा कि जब सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है, तब पीएम मोदी गद्दारों से क्यों मिले? इतना ही नहीं, अंदर का मैसेज बाहर क्यों आया कि डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूँ। बंद दरवाजों के पीछे बातचीत हुई, तो ये मैसेज बाहर आने का कारण क्या है? कौन मैसेज देना चाहता है? डरो मत का ये मैसेज किसके लिए है? शाह, फडणवीस या कोर्ट के लिए? क्या मोदी अब नए स्वामी बन गए हैं? मोदी प्रोटेस्टर या स्टूडेंट से नहीं मिलते, बल्कि देशद्रोहियों से मिलते हैं। वो बेशर्मी से सिर्फ देशद्रोहियों से ही नहीं मिलते, वो बेशर्मी से कहते हैं मैं तुम्हारे साथ हूँ। गौरतलब है कि उद्धव गुट ने लोकसभा स्पीकर की तरफ से पार्टी के 6 बागी सांसदों के एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाले गुट में शामिल होने को मान्यता देने के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। इसे लेकर उद्धव ठाकरे ने यह भी कहा कि सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई के कारण शिंदे टेंशन में है। शिंदे पहले अमित शाह से मिलते थे, अब वो मोदी से मिल रहे हैं। जब शाह यहाँ होते हैं तो वो मोदी से मिलते हैं। उद्धव के इन कड़े तेवरों ने मोदी सरकार को कटघरे में खड़ा कर दिया है।
अब देखना यह होगा कि उनके इन सवालों पर सरकार की तरफ से क्या सफाई आती है। और बुलेटिन के आखिर में बात जेडीयू के पूर्व विधायक के विवादित बयान की। बिहार की बांकीपुर सीट पर जनसुराज के प्रशांत किशोर की जीत ने बीजेपी के सियासी किले में सेंध लगा दी है। करीब 3 दशक से बीजेपी के दबदबे वाली सीट पर मिली हार के बाद अब एनडीए के अंदर से ही सवाल उठने लगे हैं। जेडीयू के पूर्व विधायक गोपाल मंडल ने सम्राट चौधरी पर जमकर निशाना साधा है। देखिए रिपोर्ट। बिहार की राजनीति में बांकीपुर उपचुनाव के नतीजे ने सियासी हलचल बढ़ा दी है। जिस बांकीपुर सीट को बीजेपी का मजबूत गढ़ माना जाता रहा है, वहां जनसुराज पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर की जीत ने बीजेपी को बड़ा झटका दिया है। बताया जा रहा है कि नितिन नबीन के इस्तीफे के बाद खाली हुई सीट पर बीजेपी का करीब 30 साल पुराना दबदबा था, लेकिन इस बार नतीजे पूरी तरह बदल गए और अब इस हार के बाद एनडीए के अंदर से ही सवाल उठने लगे हैं। इस बीच जेडीयू के पूर्व विधायक गोपाल मंडल ने कहा है कि बांकीपुर बुद्धिजीवियों का इलाका है और बीजेपी को किसी बड़े चेहरे को मैदान में उतारना चाहिए था। अगर हम सम्राट चौधरी के बारे में कुछ बोलेंगे तो वो हमें जान से मरवा देंगे। और बांकीपुर जो विधानसभा है बुद्धिजीवियों का जगह है, तो वो साधारण लोगों को लड़ा दिया। किसी बड़े आदमी को, ऐसे भाजपा में बहुत लोग थे, उनको लड़ाता तो चुनाव जीतते। कोई विकल्प नहीं मिला, सम्राट प्रशांत किशोर को वोट दे दिया। नीतीश कुमार नहीं थे, इसलिए इस तरीके से हो गया। नीतीश जी रहते तब। अरे है तो भाई नीतीश कुमार के का चेहरा देख के वोट दिया था। नीतीश कुमार नहीं रहे तो लोग परिवर्तन ले लिया। अब गोपाल मंडल के इस बयान ने बिहार की सियासत में नई बहस छेड़ दी है। बीजेपी पर एक बार फिर कई सवाल उठ रहे हैं। पहले से ही कहा जा रहा था कि बांकीपुर की हार नीतीश कुमार को सत्ता से हटाने का नतीजा है और अब सियासत में बयान भी ऐसे ही सामने आ रहे हैं। तो आज इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए डीबी लाइव। नमस्कार।